नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ आने वाले डिटेल डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई देगा। यानी ये आईपीओ आपको कल से ही आता हुआ दिखाई देने वाला है और ये अपकमिंग आईपीओ है। इसका नाम है, वेल नोन कंपनी है नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो नीवा भूपा जो है वो जानी मानी कंपनी है और इंडिया के टॉप 3 कंपनीज में रैंकिंग करती है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है। यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ इंश्योरेंस से, उसका ये डीलिंग करती है। तो इस आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्या है, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल है, कंपनी का पूरा काम क्या है, वो सारा जानेंगे जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है और इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है या फिर इसमें अप्लाई करना है, क्या डिसीजन लें हम। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेबा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस की। तो बेसिकली ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में डीलिंग करती है और हेल्थ इंश्योरेंस का पाला तो सबसे पड़ता ही है। अगर आप देखेंगे हॉस्पिटलाइज में कभी एडमिट होते हैं तो वहाँ जो भी बिल्स आते हैं उन सबको भरते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का कल्चर काफ़ी शुरू हो गया है अभी 2005-6 के बाद से। और जब से कोविड हुआ उसके बाद से तो सभी लोग जानने लग गए हैं। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 2008 में। तो कंपनी को करीबन 15-16 साल हो चुके हैं। नेबा भूपा जो है जॉइंट वेंचर है बिटवीन द भूपा ग्रुप का। तो भूपा ग्रुप इसके साथ है और बेसिकली कंपनी अगर काम करती है प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में, तो ये प्रोवाइड कराती है हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर्स को। अगर इसका देखेंगे तो कस्टमर का जो एक्सेस करती है वो कम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस देती है कस्टमर को, और जो सर्विसेज देती है कैपेबिलिटी थ्रू द नेबा भूपा हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू। तो ये इसका काम है बेसिकली। अगर इसके देखें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कैटेगराइज हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको देखेंगे रिटेल, दो तरह के कैटेगराइज प्रोडक्ट है इसके। पहला है रिटेल प्रोडक्ट जो कि डिज़ाइन किया हुआ है इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर के हिसाब से, और दूसरा है ग्रुप प्रोडक्ट जो कि डिज़ाइन किया हुआ है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के उससे पर्पज से। तो बेसिकली दो तरह से डील करती है। एक तो इंडिविजुअल हो गया जिसमें इंडिविजुअल और इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर हो गया, और दूसरा हो गया एम्प्लॉय और कॉर्पोरेट जो एजेंसी उनको देता है। उसके अलावा 31 मार्च 2024 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी 14.73 मिलियन जो है एक्टिव जो है लाइफ को इंश्योर कर चुकी है अभी तक। उसके अलावा 31 मार्च 2024 तक की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको देखेंगे कंपनी की जो प्रेजेंस है वो अक्रॉस 22 स्टेट में देखने को मिलेगी और 4 यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्कोप इसका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल 2024 तक की बात करें तो जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है वो सीएजीआर की 41% की ग्रोथ दिखाई है ग्रुप में, यानी कि जो ग्रुप पॉलिसी सेल करती है। और इंडिविजुअल पॉलिसी जो हेल्थ इंश्योरेंस की है उसके हिसाब से कंपनी जो दिखा रही है वो 33% की सीएजीआर से ग्रोथ दिखा रही है। तो दोनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कंपनी का जो टेली मार्केटिंग सेल्स टीम है वो 410 एम्प्लाई की है। और इसे कैसे यूज़ करते हैं, इट्स यूज़ मशीन लर्निंग लीड्स स्कोरिंग प्रोडक्ट जो है रिकमेंडेशन के लिए करती है, और रियल टाइम जो है सीआरएम डैशबोर्ड के लिए करती है, इंगेजिंग कस्टमर को करती है ड्राइव, और जो है कस्टमर को जो कन्विंस करने के लिए होता है उस टाइप से ये लोग इन्हें ड्राइव करते हैं। तो 410 एम्प्लाई की इनकी टेली मार्केटिंग की टीम है जो कि ये सारा काम देखती है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है तो ये देखेंगे इसका जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि कस्टमर की नीड बेस पे ये लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी प्रोडक्ट को जो है मेकिंग करते हैं, बनाते हैं। उसके अलावा ऑटोमेटेड अप्रोच है कस्टमर की सर्विस की, ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है इनकी। मैक्स भूपा के जो है ब्रांड है एसोसिएटेड विद द हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर से। तो इनके बहुत सारे हैं जो कि जहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर से इनके टाई अप्स हैं। और उसके अलावा कंपनी जो है एक्सपर्टीज़ है और एक्सपीरियंस है क्लेम सेटलमेंट करने में और प्रोवाइडिंग द हेल्थ सोल्यूशन देने में। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर मैनेजमेंट है। उसके अलावा देखेंगे तो 31 की बात करें 31 मार्च 2024 की, तो कंपनी का जो फंक्शन टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है उसमें 126 एम्प्लाई हैं जो कि फोकस करते हैं डेवलपिंग डिजिटल एसेट को, सॉफ्टवेयर को और मोबाइल एप्लीकेशन को मेंटेन करने का। तो 126 एम्प्लाई इसी काम में है टेक्नोलॉजी फंक्शन में, जो कि इनकी जो ऐप है उसको डिजिटल एसेट करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना और मोबाइल एप्लीकेशन को और अच्छा बनाना ताकि कस्टमर के लिए ईजिली एक्सेसिबल हो। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल और फंडामेंटली कंपनी कितनी है दोस्तों। ये तो हमने कंपनी के बारे में जाना, अब फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं कि फाइनेंशियल कैसा है इस कंपनी का। तो हम बात करेंगे लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल की, यानी 2022, 23 और 24 3 साल का फाइनेंशियल दिखाया कंपनी ने, और एक क्वार्टर यानी कि 31 जून 2024 तक के अपने फाइनेंशियल दिखाए हैं। जिसमें अगर एसेट देखें क्वार्टर के हिसाब से, जो जून का 2024 तक का क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 6542 करोड़ के लगभग के एसेट हैं कंपनी पे। रेवेन्यू कंपनी पे 1124 करोड़ का है। प्रॉफिट माइनस में कंपनी 18 करोड़ पे। नेटवर्थ कंपनी का 2031 करोड़ का है। रिजर्व कंपनी पे 1282 करोड़ के हैं, और बोरिंग्स यानी उधारी कंपनी पे 250 करोड़ के लगभग की है। अगर एसेट की बात करें ईयर बाई ईयर तो 2022 में 2700
के एसेट थे उसका 3800 हुए और फिर 6191 करोड़, यानी एसेट में अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। 2700 करोड़ से और 6100 करोड़ पे पहुंच गई कंपनी 3 साल में। रेवेन्यू की बात करें तो 1800 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हुआ 2800 करोड़ और 4100 करोड़ हुआ 24 में, यानी रेवेन्यू भी कंपनी काफ़ी अच्छी पकड़ लगाई हुई है और काम कर रही है। बट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ माइनस में 196 करोड़ था 22 में, 23 में थोड़ा सा 12 करोड़ के लगभग प्रॉफिट हुआ, लेकिन 24 में 81 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने दिया। पर फिर इस क्वार्टर में देखें तो फिर माइनस में कंपनी चली गई है 18 करोड़, यानी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ एक साल को छोड़ के बाकी सभी साल जो है माइनस में ही देखने को मिल रहा है, यानी लॉस मेकिंग कंपनी बनती जा रही है कि प्रॉफिट जो है लास्ट 3 ईयर्स में भी अच्छा नहीं दिख रहा है और बहुत ही जिगजैग प्रॉफिट है। तो यहाँ कंपनी को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जिस हिसाब से रेवेन्यू एसिड है उस हिसाब से प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 507 करोड़ थी 22 में, बढ़ के 831 करोड़ हो गई 23 में और 24 में बढ़ के हो गई 2000 करोड़ के लगभग। तो काफ़ी अच्छा स्कोप करा है, 4 गुना बढ़ा लिया है, 500 करोड़ से 2000 करोड़ पर नेटवर्थ भी बढ़ी है, वो भी अच्छा है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी पे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। देखिए 125 करोड़ था 22 में, उसके बाद 23 में बढ़ के 334 करोड़ और 24 में बढ़ के 1282 करोड़ हो गया। तो काफ़ी बड़ा रिजर्व खड़ा कर दिया कंपनी। जबकि बोरिंग देखें तो काफ़ी कम है और बोरिंग स्टेबल है, मतलब कि अप डाउन में नहीं है। 250 करोड़ बोरिंग कंटिन्यू चली आ रही है पिछले 3 साल से। तो कंपनी पे जो उधारी है वो 250 करोड़ की है। और बात करें तो बोरिंग कंसर्न एरिया नहीं दिख रहा, क्योंकि कंपनी का जो कैश रिच कंपनी है ये, बिकॉज कंपनी के पास जो आपको देखेंगे रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। तो जहां कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस ज़्यादा होते हैं उसके डेप्थ के अकॉर्डिंग, वहां कंपनी कैश रिच हो जाती है, यानी कंपनी में 1282 करोड़ के लगभग का रिजर्व है। तो 1282 करोड़ के एवरेज में अगर बोरिंग की यानी उधारी की बात करें तो सिर्फ 250 करोड़ है, यानी कंपनी कभी भी अपनी बोरिंग को उधारी को खत्म करके जो है डेप्थ फ्री बन सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट बन के आ रहा है, कंपनी के सारे पैरामीटर अच्छे हैं एक्सेप्ट अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंसर्न बनता है कंपनी का। अदरवाइज सारे पैरामीटर ओके हैं, कंपनी जो है वो गुड लगती है फाइनेंशियल में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर ले वो कौन से वाली दोस्तों, तो याद रखिए ये कल से आने वाला है आईपीओ, यानी 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में आपको ये आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। यानी 11 तारीख को मंडे है, तो मंडे तक आपको दिखाई देगा, थर्सडे, फ्राइडे और फिर मंडे। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 70 रुपये से 74 रुपये पर शेयर रखा है। कट ऑफ प्राइस हमेशा यूज करना है रिटेल कैटेगरी में 74 रुपीज़ वाला। लॉट साइज देखें तो आपको एक लॉट में 200 शेयर मिलने वाले हैं, यानी कि 74 के हिसाब से 200 शेयर आपको एक लॉट में दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर हम बात कर ले तो टोटल इशू साइज कितना है, तो कंपनी ने 2200 करोड़ का ये टोटल इशू साइज है, यानी कि ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते। पर फ्रेश इशू जो है काफ़ी कम है, 800 करोड़ का ये सिर्फ फ्रेश इशू है। बाकी सारा 1400 करोड़ के लगभग का जो है ऑफर फॉर सेल है, यानी ऑफर फॉर सेल वो पोर्शन जहाँ सीधे इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा और वो निकलते बनेंगे। फ्रेश इशू वो जो 800 करोड़ कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा, यानी कंपनी को आगे बढ़ने में लगाया जाएगा। एनएससी बीएससी दोनों पे आपको ये लॉन्च होता हुआ दिखेगा। रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 75% अगेन रखा गया है। रिटेल के लिए यहाँ दुख की बात यह है कि सिर्फ 10% का ही कोटा दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और एचएनआई के लिए 15% का है। तो रिटेल कैटेगरी में 10% का ही पोर्शन दिया गया है। तो ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ रिटेल को 35% मिलता था वहाँ सिर्फ 10% ही मिला है। रिटेल में एक लॉट आपको 200 शेयर मिलेंगे, जिसमें 14,800 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 2,600 शेयर मिलेंगे, 1,92,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 2,800 शेयर मिलेंगे और 2,07,000 रुपये आपको मिनिमम पे करने हैं स्मॉल एचएनआई मिनिमम में। मैक्सिमम में 67 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे और 9,91,600 रुपये आपको उसके लिए पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर हम बात कर लें बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको मिनिमम जो लॉट अप्लाई करने हैं वो 68 लॉट अप्लाई करने हैं और उसके लिए पे करने होंगे आपको 10,06,400 रुपये और 13,600 शेयर आपको इस लॉट में मिलने वाले हैं बिग एचएनआई की अगर हम जब बात करते हैं तो। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने जो देखा है, मतलब जो आप देख रहे होंगे लॉट साइज, और दूसरा है क्या है कि रिटेल के लिए भी काफ़ी कम पोर्शन रखा हुआ है, तो यहाँ रिटेल को इम्पैक्ट करेगी ये बात। और बात कर ले इसके प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर आप देखेंगे तो इसमें प्रमोटर जो है वो भूपा सिंगापुर होल्डिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है वो है, और फिर भूपा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज लिमिटेड है। तो इनके पास जो है प्री इशू 62.27% के लगभग इशुएंस है। और इस आईपीओ के आने के बाद कितना डायलूट होगा इक्विटी, ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ऑलरेडी इनकी जो इक्विटी है वो डायलूटेड है पहले से, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिएगा केवल कंपनी के पास 62% की होल्डिंग है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो ग्रे मार्केट में आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छी डिमांड नहीं बनी हुई है। नेवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो प्राइस बैंड जो है आपको 74 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है और जीएमपी में कोई डिमांड नहीं बनी हुई है, यानी ये बहुत ही रिस्की दिखाई दे रहा है। फायर रेटिंग भी 1 की बनी हुई है दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा हमें देखना है, जहाँ
डिमांड के लिए वेट करें, फर्स्ट और सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही अप्लाई करने की सोचेंगे अगर डिमांड बनती है, जहां हम लिस्टिंग गेन के पर्पज से जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर आपको करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल बुरे नहीं है, कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, इंडिया की टॉप 3 कंपनी में आती है, तो आपको पता है। और हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर आगे बढ़ने ही वाला है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हेल्थ जो बढ़ती जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस, और लोगों में बीमारियां भी इस तरह से बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से तो ये चाहिए लोगों को, तो ये नेसेसरी नीड है लोगों के लिए। देखेंगे तो 2200 करोड़ का टोटल इशू चाहिए, 200 शेयर मिलेंगे, 7 और 11 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 12 को आपको अलॉटमेंट पता लगेगा। अभी तक तो जीरो लिस्टिंग गेन दिखा रहा है दोस्तों, तो इसलिए हमें वेट और वॉच करना चाहिए। मुझे लगता नहीं अभी तक डिमांड बनी हुई है, सो दैट डिमांड बनेगी तो कुछ पता लगेगा, तो वो डे 1 डे 2 में हम एनालाइज कर पाएंगे क्या है। लिस्टिंग गेन पर्पज से डेफिनेटली हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा लिस्टिंग के क्राइटेरिया मैट होगा, अदरवाइज अवॉइड ही करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से, तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत बुरी है, और फ्यूचर भी कंपनी का ब्राइट है काफ़ी आगे चल के, मतलब नीडी कंपनी है, ऐसे लोगों को रिक्वायरमेंट है इसकी, तो इसलिए कंपनी भी चलेगी। तो लेकिन कंसर्न कंपनी का क्या है कि कंपनी के फाइनेंशियल तो अच्छे हैं, पर जो प्रॉफिट है वहाँ कंपनी जो है बहुत लेस है कंपनी का प्रॉफिट, तो कंपनी को अपने प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे और प्रॉफिट पे फोकस करना पड़ेगा। अपने डेप्थ जो है उसका, वो कर्जा उसको जीरो करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि कंपनी इन पे फोकस करती है आगे चल के या नहीं करती है, ये तो लॉन्ग टर्म विजन है। बट शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ हम लोग अपना लेना चाहते हैं प्रॉफिट, यानी कि हम जो है लिस्टिंग इन पर्पज से लेना चाहते हैं, वहाँ हमें थोड़ा सा भी वेट और वॉच करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि क्या ऊँट किस करवट बैठता है, उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन बना पाएंगे। दोस्तों हम एक बात और आपको बता दें, यहाँ कोई भी आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं जाता, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए नहीं बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, कंपनी के फैक्ट फिगर, कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटली कैसे हैं, उसके बाद आप, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, हम बताते हैं ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, डिमांड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, कंपनी का इशू साइज कितना है, कंपनी कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव और इशू क्या है लाने का, ये सारे डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपको एक ब्रॉड पिक्चर मिल पाए और आपको डिसीजन लेने में मदद मिले कि आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर यहाँ कोई भी आपको बाय सेल का या फिर कोई भी आईपीओ अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता दोस्तों, तो ये सब आपको अपनी चॉइस पे करना है, या तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से मदद लेनी है, यानी फाइनेंशियल जो है आपके एडवाइजर, उनसे आप बात कीजिए। तो दोस्तों बस यही तक का अपडेट था। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।